हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पहले पढ़ा दिया गया था प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन का जो नियम था वो भी आपको बता दिया गया था। अपवर्तन के नियम में एक आया था स्नेल का नियम। ठीक है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी आपको बताया जाएगा। उसके पहले छोटा सा एक टॉपिक है कि अपवर्तन का कारण, यानी कि किस कारण से। देखिए, हम अपने आसपास कभी किसी घटनाओं को देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचते नहीं कि आखिर यह क्यों घटित हो रहा है। जैसे आपको अभी हमने उस दिन पढ़ाया था कि प्रकाश का जो है अपवर्तन हो जाता है, तो आप कभी दिमाग में आपके नहीं कहाँ अपवर्तन हो रहा है, क्यों अपवर्तन हो जा रहा है, तो उसको सीधे जाना चाहिए, नहीं अपवर्तित होना चाहिए। तो वहाँ हमारा मूल कारण आ रहा था कि जब माध्यम बदल रहा था। क्या बदल रहा था? माध्यम बदल रहा था। इधर माध्यम था क्या? वायु, इधर माध्यम मान लीजिए था क्या? कांच। ठीक है, तो जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता था, क्या होता था? प्रकाश वायु से क्या होता था? कांच में जाता था। यहाँ एक अभिलंब खींचा जाता था, तो इसको जाना चाहिए क्योंकि इधर। लेकिन अपवर्तन का नियम क्या है, थोड़ा सा आप भी जानते हैं। तो अपवर्तन का जो नियम होता है आपको बताया था। अपवर्तन का नियम नहीं, प्रकाश का केवल अपवर्तन नियम अलग होता है, अपवर्तन अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप नियम की जगह पर अपवर्तन और अपवर्तन की जगह पर नियम रखेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन में बताया गया था कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो क्या हो जाता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है। क्या होता है? अपने पथ से, यानी कि देखो इसका पथ यही ना होना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जाएगा, विचलित हो जाता है। और विचलित होता है तो वो किधर की तरफ विचलित होगा, यह आपको उस दिन बताया गया था कि किस साइड विचलित होगा। आपको बताया गया था कि जब सघन से कहाँ जाएगा? विरल, तो किधर झुकेगा कि दूर हटेगा? या विरल से सघन, विरल से कहाँ? सघन। तो आपको उस दिन बताया गया था कि अगर सघन से विरल में जाएगा तो जो अभिलंब है, हम केवल यहाँ लंब लिख रहे हैं, जो लंब है उस लंब की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। सॉरी, लंब से दूर हटेगा। सघन से जब सघन या सघन है ना, सघन से जब विरल में जाएगा तो लंब से अभिलंब से दूर हटेगा। क्या होगा? दूर हटेगा। और वही उसके ठीक विपरीत कि जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, यानी कि झुकता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही दूसरा जो आपका है यही अप्लाई होगा। यहाँ प्रकाश यह आ रहा है और ऐसे सघन में जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच में, तो इधर की तरफ चला जाता है। तो अब यही कारण है कि प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। कारण क्या है? माध्यम। कारण क्या है? माध्यम। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम मान लें यहाँ वायु में प्रकाश की चाल हो v1 और यहाँ प्रकाश की चाल हो v2, तो अपवर्तन के नियमानुसार यदि हम निकालेंगे 1n2 तो होगा v2/v1। क्या होगा? v2/v1। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। केवल अभी आपको बताना था कि जो है प्रकाश जो है क्या होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन किन किन कारणों, यानी कौन सा उसका कारक है जिसको अपवर्तन कराता है। तो कारक में दो चीजें आपके पास आई। एक तो होता है माध्यम। क्या होता है? एक माध्यम, यानी कि अलग अलग माध्यम, भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और प्रकाश की चाल को भिन्न भिन्न होने के कारण ही क्या होने लगता है? वो प्रकाश की अपवर्तन की घटना होने लगती है। अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक कितने होते हैं? तो अपवर्तनांक दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको आप जो है एक बार देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब जानेंगे हम किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक के बारे में चलेंगे, हम चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक में सबसे जो है मूल बात होती है कि एक जो माध्यम होगा, जो माध्यम होता है, जो माध्यम दो चाहिए ना हमको, माध्यम जो है
अपवर्तन के लिए माध्यम जो है कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 माध्यमों में से इसमें क्या हो जाता है, एक माध्यम जो होता है वो निर्वात हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्वात हो जाता है। और जो दूसरा माध्यम होता है वो कोई भी रहेगा, कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं, या अलग अलग कोई भी माध्यम जो है ले सकते हैं। यह होता है हमारा किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का कैसे होगा। यह देखिए, यह हो गया, मान लीजिए यह वायु है और वायु का यह लास्ट तल है। इसके ऊपर जो पहला यह माध्यम दिखाया जा रहा है वो क्या है, निर्वात है। ठीक है, इसको हमने माना माध्यम 1, इसको माना माध्यम 2। तो जब कोई प्रकाश की किरण जो है इस पर आएगी ऐसे, तो यह जो किरण है, आपतित किरण, यह कहां से आ रही है, तो यह निर्वात में है। आपतित किरण कहाँ है, आपतित किरण निर्वात में है। और निर्वात के सापेक्ष यह कहाँ जा रहा है, निर्वात के सापेक्ष जो है जा रहा है वायु में। तो निर्वात अगर देखेंगे तो यह होगा विरल, और वायु जो होगा निर्वात के सापेक्ष यह होगा सघन। क्या होगा, सघन। तो इसको तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह अविलंब की तरफ झुक जाएगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यह इस दिशा में आएगी, मतलब कि निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको जो है हम केवल ऐसे व्यक्त करेंगे, n1 या n2। n2 के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि माध्यम केवल 2 ही है। पहला माध्यम तो निर्वात है, निर्वात को हम किसी से व्यक्त करते नहीं हैं। ठीक है, तो n2 बराबर हम कह सकते हैं sin i बटे sin r। अब देखिए, आपको हम इसके पहले आपको बताए थे कि अपवर्तन का कारण जो होता है वह प्रकाश की चाल होती है। अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। तो हम कह सकते हैं इसी को कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो हम कहेंगे कि माध्यम 1 में, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है। तो हम कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में, यहाँ माध्यम जो भी हो, वायु हो, कांच हो, जल हो, जो भी माध्यम हो, यानी हम इसका सीधा सीधा नाम रखते हैं केवल माध्यम। अब यह माध्यम जो भी लिए हों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे व्यक्त किया जाता है, तो c से व्यक्त किया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया c, और माध्यम में प्रकाश की चाल होता है v। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात, तो आपको यह अनुपात दिखाई दे रहा है कि अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम जो है n के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको फार्मूले को अगर हम आगे लेकर चलना चाहें तो हम देख सकते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका तीसरे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हो NV = C। NV = क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C को ही इधर रख देते हैं, तो n और v दोनों का मतलब एक ही है, कोई अलग नहीं है। यह देखने में थोड़ा सही नहीं लगता है, इसलिए ऐसा आपको लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप समझ गए किसके बारे में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में समझ गए। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। उसमें हम एक ही माध्यम होता है, पहला माध्यम तो निर्वात है, निर्वात किसी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, जिसको छोड़ देंगे। n2 मतलब जो भी माध्यम होगा हम यहाँ रख सकते हैं। तो आपतन कोण तो फिर भी बनेगा,
अपवर्तन कोण भी बनेगा। तो एक तो हमारा यह भी हो सकता है स्नेल के नियमानुसार, किसके अनुसार, स्नेल के नियमानुसार। लेकिन एक और परिभाषा निर्वात का क्या होता है, आपको अपवर्तन का कारण जो बताया गया है उसके अनुसार। तो अपवर्तन के कारण में आपको बताया गया है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। मतलब कि जब, तो हमने इसमें कह दिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, माध्यम में आएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कुछ और होगी। तो इन दोनों के अनुपात को हमने क्या कह दिया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर मान लीजिए कि कोई अगर अंकित प्रश्न वगैरह आएगा तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए।